हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की वीडियो में इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। बाकी अगर आप और वीडियो देखना चाहते हो इससे रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, वहां जाके आप और भी इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग को। तो सबसे पहले आप जैसे कि इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, आपको एक और चीज बता दूं कि आपके नोट्स पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में बस जाना है और इस नोट्स को डाउन कर सकते हो। ये नोट्स बहुत ही अच्छे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने को, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है देखो। पहले तो प्राइस क्या होता है, तो प्राइस को पहले बता रखा है। प्राइस मतलब एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि सेलर द्वारा चार्ज करा जाता है कस्टमर से। जब कोई भी हम सामान बेचते हैं तो जो मनी चार्ज होती है गुड्स और सर्विस पे, उसे क्या बोलते हैं, प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, आपने सामान खरीदा 50 रुपीज का, तो 50 रुपीज क्या है, ये प्राइस है। ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है प्राइस क्या होता है। प्राइसिंग क्या होता है फिर। प्राइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप उस प्राइस को डिसाइड करते हो कि कितने का माल बेचना है। ये प्राइस कैसे डिसाइड करा जाए, ये प्राइसिंग होती है। ये मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में दूसरा पी प्राइस ही होता है। प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस प्लेस प्रमोशन, प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है। सो प्राइस आपका ऐसा मार्केटिंग टूल है जिससे आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो, आप कस्टमर सेटिस्फाई कर सकते हो, आप प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हो। ना आपको बहुत ज्यादा प्राइस करना है, ना बहुत कम करना है। कम कर दिया लॉस में चल जाओगे, ज्यादा कर दिया तो बिकेगा नहीं माल। तो प्राइसिंग एक बहुत ही अच्छा प्रमोशन टूल है। राइट प्राइसिंग से ज्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट बिजनेस हो पाता है। यानी कि अगर आप बाहर माल बेचना चाहते हो कि एक कंट्री के बाहर, तो एक सही प्राइसिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो डिफरेंट ओवरसीज मार्केट कंडीशन को देखते हुए, मार्केटिंग कॉस्ट को देखते हुए, कंपटीशन, करेंसीज, हर चीज को देखते हुए आपको एक एक्सपोर्ट प्राइसिंग डिसाइड करना पड़ता है कि कितने का बाहर माल बेचूं। ठीक है। तो ये हम समझेंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से और पढ़ सकते हो आप नोट्स में, आपको सारा कुछ यहाँ से पढ़ लेना कि क्या है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के बारे में क्या करेंगे, प्राइसिंग एक इंटीग्रल पार्ट है, जैसे कि आपको पता ही है ना। तो प्राइसिंग में इंटरनेशनल मार्केटर को क्या सोचना पड़ता है ये बता रखा है। तो इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट को बहुत कुछ देखना पड़ता है, ये हम समझने वाले हैं अभी। फॉरेन मार्केट में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि वहां की अगर पर कैपिटा इनकम मान लो हाई है, यानी कि इनकम लोग ज्यादा कमाते हैं, तो ज्यादा प्राइस भी रखना पड़ता है सामान का। तो देखना पड़ेगा आपको कॉस्ट के हिसाब से भी, आपको एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो प्राइस भी ज्यादा रखना पड़ता है कई बार। ये सब चीजें को देखते हुए आपको प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। अब हम यही समझने वाले हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। यानी कि प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो पहला है कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सामान बनता कितने का है पहले। तो बहुत सारी देखो कॉस्ट लगती है, ये सारी कॉस्ट आपके लिखे हुए यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे कि रिसर्च करने की, इंटरनेशनल मार्केट में रिसर्च करनी पड़ती है पहले, तो इसका बहुत टाइम लग जाता है, इसकी कॉस्ट अलग है। एक्सपोर्ट लिटरेचर बनाना पड़ता है कि एक्सपोर्ट करना कैसे है, उसकी कॉस्ट अलग आती है। ठीक है। इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड को समझना, उसका मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट का करना उसके हिसाब से। बिजनेस को ट्रैवल करना है कई बार, बाहर माल बेचने का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन खर्चा, क्योंकि बाहर माल बेचना है तो बाहर माल बेचने के लिए तो ज्यादा कॉस्ट लगती है भाई। एक्सपोर्ट कंसल्टेशन फीस, फाइनेंसिंग फीस, पता नहीं क्या क्या फीस लगती है। वेयर हाउस चार्जेस लगेंगे, कस्टम क्लियरेंस, ब्रोकरेज फीस, है ना। कॉस्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, प्रमोशनल कॉस्ट, ये सब कॉस्ट को आप गिनो, टोटल कॉस्ट निकालो पहले आप, फिर उसमें आप प्रॉफिट जोड़ो। सपोज करो कि मेरी टोटल कॉस्ट पता चला कि 1 लाख की आ गई है। अब 1 लाख का सामान थोड़ी बेचूंगा, मैं तो प्रॉफिट जोड़ूंगा। मान लो कि मैं 50,000 का प्रॉफिट जोड़ूंगा, फिर मैं अगर डिवाइड कर दूंगा कितने यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करूंगा। मान लो कि मैंने प्रोड्यूस करी 15,000 यूनिट्स, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगी प्रॉफिट जोड़ने के बाद, यानी कि 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए टोटल मुझे कमाने हैं। इसका मतलब है ना कि 1 लाख रुपए तो कॉस्ट कमानी है और 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, यानी टोटल 1.5 लाख कमाना है। और कितने सामान बेचना पड़ेगा मुझे, 15,000। तो एक सामान बेचने में कितनी प्राइस रखना पड़ेगा, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 10 रुपए। यानी कि एक सामान 10 रुपए का बेचूंगा
तो ये 1.5 लाख रुपए रिकवर हो पाएगा। एक पीस 10 रुपए का बेचूंगा तो 15,000 पीस बिकेंगे 1.5 लाख के, तब मेरे पे 1.5 लाख आ पाएंगे। समझ आ गई बात? तो डिवाइड कर देना होता है। अब इंटरनेशनल मार्केट को दो कॉस्ट अप्रोच देखनी पड़ती है। एक होता है फुल कॉस्ट, एक होता है मार्जिनल कॉस्ट। फुल कॉस्ट का मतलब होता है कि देखिए, एक कॉस्ट भी दो तरीके की होती है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना, रेंट देना है। अब आप ये प्रोडक्शन में डिपेंड नहीं करता, प्रोडक्शन हो या ना हो ये देना ही पड़ेगा। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा खर्चा होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो अगर आप फुल कॉस्ट अप्रोच में चल रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट में। लेकिन ये लॉन्ग रन में के लिए फायदेमंद होता है, लॉन्ग रन में इससे ज्यादा बेनिफिट। लेकिन आपका शॉर्ट रन, यानी कि अगर आपको ये देखना है कि बाहर मुझे प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। सपोज करो एक पीस बन रहा है 10 रुपए का, ठीक है। अब उसमें मार्जिनल कॉस्ट देखोगे या माइनस कर, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, देखो प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। एक है कि मैं सारी कॉस्ट माइनस कर दूं, टोटल कॉस्ट, यानी कि मान लो कि टोटल को लग रही है 8 रुपए की, तो आप कहोगे कि मेरे अल्टीमेट 2 रुपए का प्रॉफिट हो। एक होता है कि आप कह रहे हो कि 8 रुपए नहीं लग रहे मेरे, एक्चुअल में मेरे 10 रुपए बनाने, 10 रुपए का कॉस्ट तो है, 10 रुपए का प्राइस है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मेरी 5 रुपए है। 3 रुपए तो फिक्स्ड है ना कॉस्ट। तो इसका मतलब मैं 5 रुपए हर एक्स्ट्रा पीस बेचने में कमाऊंगा। वेरिएबल कॉस्ट पे आपको ये समझ में आता है कि मेरा वेरिएबल प्रॉफिट कितना होगा। यहां पर प्रॉफिट आएगा फिक्स्ड वाला ही पे। यानी कि अगर मैं एक पीस बेचता हूं तो मैं 5 रुपए कमाऊंगा, तो दो पीस बेचूंगा तो मुझे निकल जाएगा इसमें 10 रुपए कमाऊंगा भाई, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहा हूं मैं, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। तो इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसे प्रॉफिट नहीं बोलते। फिर मार्जिनल कॉस्ट जो आता है इसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। यानी कि एक पीस बेचने पे कितना प्रॉफिट कमाता हो उसे क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। वो सिर्फ निकल सकता है जब आप सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट माइनस करते हो, ना कि सारी कॉस्ट। क्योंकि सिर्फ आप मार्जिनल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपको समझ में आता है कि इसका मतलब कि एक पीस बेचने पे कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। वो आपको काम आता है प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में, कि अगर मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मुझे एक्सपेंशन करना है, या फिर मुझे देखना है कि नया मार्केट एरिया में जाना है, सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो फिर मैं ये देखना पड़ेगा ना मुझे कि एक पीस बेचने में प्रॉफिट कितना होगा, तो ज्यादा पीस बेचोगे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट को देखना पड़ता है। और फैक्टर समझते हैं, डिमांड, यानी कि अगर बाहर डिमांड ज्यादा है तो सिंपल सी बात है प्राइस बढ़ा दो। डिमांड ज्यादा है तो लोग ज्यादा लेने वाले हैं, तो ज्यादा प्राइस कर दोगे तो तब भी ले लेंगे। लेकिन अगर बाहर की कंट्री में डिमांड कम है आपके प्रोडक्ट की, तो क्या करो, एब्सोल्युटली प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि बिकेगा नहीं वरना। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, कई बार आपको बाहर की कंट्री में रेगुलेशन समझनी पड़ती है। कुछ कंट्री फ्लोर प्राइस फिक्स कर देती है, जैसे कि मिनिमम प्राइस इतना ही रखना है आपको प्रोडक्ट का, कम से कम। कुछ होता है प्राइस सीलिंग, कि मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं रख सकते। कुछ होता है कि प्रॉफिट मार्जिन का रेगुलेशन होते हैं कुछ कंट्री में, कि भाई इतना ही प्रॉफिट आपको रखना है हर प्रोडक्ट पे। कुछ होता है टैरिफ। टैरिफ मतलब कस्टम ड्यूटी, टैक्स, टैक्स ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर टैरिफ बढ़ जाता है, यानी कि मान लो कि इंपोर्ट करने का प्राइस बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, एक्सपोर्ट करने का टैक्स बढ़ गया, तो फिर प्राइस ही बढ़ेगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी वही चीज आपका। कुछ होता है क्रेडिट, आपको कुछ जगह पे आपको कंसेशनल मिल जाता है, क्रेडिट सब्सिडी मिल जाती है, छूट मिल जाती है, तो फिर प्राइस कम कर सकते हो आप, है ना। कुछ आपको देखना पड़ता है कि आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या क्या प्राइस है उनका, उसके हिसाब से रखना पड़ता है। ये समझ में आ गई सारी चीजें, बहुत बढ़िया। उसके बाद कंपटीशन। भाई अगर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है आपकी जिस कंट्री में, तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा वरना माल बिकेगा नहीं। और अगर कंपटीशन कम है तो फिर प्राइस आप ज्यादा भी रख दोगे तब भी माल बिक जाएगा, बिकॉज लेने आपके बहुत सारे सिमिलर बिजनेस कम है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कंपटीशन ज्यादा है तो भाई प्राइस कम करना पड़ेगा वरना माल बिकेगा नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन में देखनी पड़ेगी। अगर बाहर की कंट्री में बूम कंडीशन है, यानी कि पैसा आ रहा है, मतलब प्राइस फिर आप ज्यादा भी रख दोगे तब भी माल बिक जाएगा, क्योंकि अगर पैसा कमाने वाली कंट्री है। लेकिन अगर कंट्री में डिप्रेशन आ रखा है, यानी कि स्टॉक मार्केट डाउन है, पैसा नहीं है, मंदी आ रही है, तो फिर प्राइस को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। एक्सचेंज रेट, भाई अगर आप मान लो सपोज इंडियन एक्सपोर्टर है जो कि माल बेच रहा है यूएसए में $1000 का, अब $1 की वैल्यू 60 रुपये चल रही है मान लो, तो इसका मतलब उसके 60,000 मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि
$1 60 रुपए का है तो वो $1000 के हिसाब से माल बेचेगा। $1000 उसको रिसीव होने वाले थे, तो $1000 उसको मिलेंगे, तो $1000 रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 60,000 पे आएंगे। लेकिन अगर मान लो कि इंडियन करेंसी का रेट बढ़ गया और डॉलर की वैल्यू गिर गई, 55 रुपये होगी, इसका मतलब 55,000 मिलेंगे, क्योंकि $1 55 का हो गया। तो ये लॉस को कवर करने के लिए कई बार आपको प्राइस बढ़ाना पड़ता है, यानी कि एक्सचेंज रेट जैसे बदलेगा उसके हिसाब से प्राइस ही बदलना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव भी समझना पड़ता है ना आपको, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि एंट्री करनी है या प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है तो प्राइस बढ़ाओ, है ना। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव है कि अभी मुझे सिर्फ सस्टेन करना मार्केट में, तो प्राइस घटाओ। आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा। एग्रीमेंट समझने पड़ते हैं, कई बार इंटरनेशनल एग्रीमेंट के चल रहे हैं बाहर की कंट्री में। कई बार क्या होता है कि बायलैटरल एग्रीमेंट होता है ना, दो कंट्री के बीच में, जैसे कि इंडिया और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट हो गया। तो उससे क्या होता है, कई बार आपका उसमें ना प्राइस डिसाइड कर देते हैं कि हमारी कंट्री में ना, जैसे कि मान लो कि ये माल बिकेगा, टॉय बिकेगा तो इतने का ही बिकेगा, इससे कम नहीं बिकेगा। तो फिर उसके हिसाब से आपको प्राइस उसके हिसाब से कम ही रखना पड़ता है, वरना माल बिकेगा नहीं फिर आपका। और वो पता चलता है ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, यूनसेड, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, ट्रेड एग्रीमेंट डेवलपमेंट, WTO, IMF, ये सब चीजें। उसके बाद समझना पड़ता है बाहर की कंट्री का डिफरेंस इन प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस परसेप्शन। कई बार क्या होता है कि प्राइस परसेप्शन बाहर की कंट्री का दूसरा होता है। अगर उनका प्राइस परसेप्शन ज्यादा है, जैसे कि प्रोडक्ट ने मैन्युफैक्चर करा आपने यूएसए में मैन्युफैक्चर करा, तो वो सेम लेवल माना जाता है यूके में, तो सेम प्रोडक्ट परसीव होगा, लेकिन हायर लेवल पे परसीव होगा अंडर डेवलप कंट्री में। अगर कोई कंट्री डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप है, तो भैया वहां पर प्रोडक्ट, आप सोच रहे होगे कि अभी मेरी कंट्री में तो भैया 50 का बिकता है, बट यहाँ नहीं बिकेगा 50 का। वहां पर प्राइस लेवल आपका कम रखना पड़ेगा अगर अंडर डेवलप है। तो देखना पड़ेगा बाहर की कंट्री में प्राइस परसेप्शन क्या है। अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस परसेप्शन मान लो कि उस कंट्री में बहुत ज्यादा है, तो कम रखना पड़ेगा प्राइस, अगर कम है तो ज्यादा रखना पड़ेगा। इमेज भी देखनी पड़ती है कि अगर आपकी इमेज बहुत अच्छी है, पेरेंट पेरेंट कंपनी का मतलब, कभी कभी कहते हैं ना कि आपकी पेरेंट कंपनी है बहुत सारी, मतलब जैसे कि आपका देखो रिलायंस एक कंपनी है, उसकी छोटी छोटी कंपनी बना के नीचे जियो, रिलायंस जियो, ठीक है, रिलायंस फलाना, रिलायंस फलाना, तो ये छोटी छोटी इसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। एक मेन कंपनी की जो यूनिट्स होते हैं छोटी छोटी, उसे ये बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी, ये होगी पेरेंट कंपनी। तो अगर आपकी कंपनी की इमेज अच्छी है तो प्राइस बढ़ाओ, वरना वरना घटाओ। प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएट करता है तो प्राइस बढ़ाओ, क्या दिक्कत है। प्रोडक्ट प्राइस क्वालिटी, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बड़ा बिक जाएगा। कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगर आपको माल बेचने की कॉस्ट, इंश्योरेंस, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा लगती है, तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिट टर्म भी देखनी पड़ती है आपको। अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी लॉन्ग टर्म और इजी टर्म में मिल जाती है, उधार में जल्दी माल माल बेच सकते हो आप, तो हाई प्राइस रख सकते हो। आफ्टर सेल सर्विस अगर आप ज्यादा प्रोवाइड करते हो, जैसे कि फ्री वारंटी आपको दे दूंगा, फ्री रिपेयर करवा दूंगा, तो फिर आपको नुकसान ज्यादा होगा, तो प्राइस ज्यादा करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए थे। ये सारे पॉइंट थे असल में प्राइस डिटर्मिनेशन के। चलिए अब समझते हैं फिर प्राइस डिटर्मिनेशन का प्रोसीजर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है कि पहले तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ता है कि आपका प्राइस का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको सेल्स बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले तो, ठीक है ना, वो आपका सेल बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है, आपका प्रॉफिट बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है, आपको मार्केट शेयर का ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर बाहर की जो टारगेट मार्केट है, जिस मार्केट में घुसना चाहते हो, उसको भी करेक्टर से समझने पड़ेगी कि वो मार्केट कैसी है, टफ मार्केट है या कैसी है। फिर मार्केटिंग पॉलिसी आपको देखनी पड़ेगी आपकी क्या है, यानी कि वो प्रोडक्ट का पॉलिसी क्या है बना रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है आपके, उसकी पॉलिसी क्या है, प्रमोशन कैसे करोगे, वो सब देखने पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या क्या मिल रही है, यानी कि आपको कुछ बहुत बढ़िया कंसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ सब्सिडी मिल रही है, अगर मिल रही है तो फिर आप प्राइस कम भी रख सकते हो। फिर आपको एक प्राइस रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी कि हाँ यार 50 से 70 के बीच में मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, ये समझ में आ गया। फिर प्रॉफिट डिसाइड करना पड़ेगा। प्रॉफिट भी इससे डिसाइड करना पड़ेगा कि प्राइस ज्यादा ना बढ़ जाए। फिर आपने कहा यार 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए,
फिर आप एक स्पेसिफिक प्राइस तक पहुंच चुके हो। समझ आ गई बात? ये सारे स्टेप्स आपको उम्मीद करते हो सारे क्लियर हो गए होंगे, इस तरह से करोगे। अब एक चीज की वो बात करते हैं जो कि इसमें ज्यादा यूज होती है, उसे बोलते हैं डंपिंग। बहुत जगह इंटरनेशनल मार्केटिंग में ये डंपिंग प्रोसेस होता है। डंपिंग का मतलब क्या होता है? डंपिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, जानबूझ के कम प्राइस में सामान बेचते हो, यानी कि बहुत ही कम प्राइस पे फॉरेन मार्केट में सामान बेचते हो एट अ अनरीजनेबल लो प्राइस। ज्यादातर ये चाइना बहुत डंपिंग करता है। चाइना क्या करेगा, बहुत मैन्युफैक्चरिंग जब करता है तो गुड्स की बहुत ही लो प्राइस में, जैसे कि टॉयज मैन्युफैक्चर करे तो इंडिया में बहुत ही लो प्राइस में सामान बेचता है। इसीलिए इंडिया के लोग इंपोर्ट करते हैं ज्यादा चाइना से। और फिर इंडिया में वो चाइना का माल जो बिकता है इंडिया के अंदर, वो बहुत सस्ता बिकता है तो ज्यादा बिकता है। और ज्यादा बिकेगा तो जो डोमेस्टिक मार्केट होती है, यानी कि इंडिया में जो टॉयज की मार्केट होगी, उसको खत्म कर देगा। ये डंपिंग प्रोसेस ऐसे होता है। और डंपिंग बहुत ही इलीगल हो चुकी है, बैन हो गई है। ठीक है। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ ने इस डंपिंग को बिल्कुल कह दिया है कि बैन है, कोई कंट्री का अलाउ नहीं है कि डंपिंग करे। क्योंकि इससे क्या होता है कि उस कंट्री की मार्केट डाउन हो जाती है, और उस कंट्री में वो वाला माल उस तरीके का बिकेगा नहीं फिर। तो अगर डंपिंग हो रही है, इंपोर्ट, यानी कि डंप्ड इंपोर्ट आपने करे, यानी कि मान लो इंडिया ने अगर इंपोर्ट करा ये डंप्ड प्रोडक्ट, बहुत ही कम प्राइस वाले प्रोडक्ट, इज लेस देन 1% ऑफ डोमेस्टिक सेल, यानी कि डोमेस्टिक सेल उसका 1% है, तो ये डंपिंग इनसिग्निफिकेंट है। अगर 1% ही सिर्फ उसका सेल कर रहे हो आप, डंप प्रोडक्ट को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वरना दिक्कत है। ठीक है। वरना दिक्कत है, 1% से भी कम आप सेल कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डंपिंग को लेकिन वैसे मना कर दिया है। देखो कैसे कैसे डंपिंग होती है, चार तरीके की, बड़ा सिंपल है। एक होता है प्री ट्रेड डंपिंग। प्री ट्रेड डंपिंग क्या करता है, जानबूझ के सेलर जो है लॉस में बेचता है, यानी कि 10 रुपए का सामान 8 का बेच देगा, लॉस में बेच देगा, ताकि मोनोपोली आ जाए उसकी। एक होता है स्पोर्डिक डंपिंग। इसे क्या कहते हैं, ये क्या करेगा, ये क्या करता है, जो अनसोल्ड स्टॉक है, यानी कि जो माल बिका नहीं उसका, अब माल बेचने के लिए जानबूझ के लो प्राइस में बेच देता है। ठीक है। नेशन में, ताकि जो सामान उसका नहीं बिका वो जल्दी बिक जाए। एक होता है परसिस्टेंट डंपिंग, यानी कि वो क्या करता है, गुड्स को जानबूझ के फॉरेन मार्केट में सस्ते में बेचेगा, लेकिन अपनी डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे रेट में बेचेगा, ताकि उसकी फॉरेन मार्केट में सेल ज्यादा हो, इसलिए करता है परसिस्टेंट डंपिंग। ठीक है। एक होता है रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग क्या कहते हैं, कि अपने मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में डंपिंग करता है, बाहर की मार्केट में हाई प्राइस में बेचे, इसे बोलते हैं रिवर्स, उल्टा डंपिंग कर रहे हो आप। ठीक है। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने कह दिया ये इलीगल है, तो ये बैन है, यहां से पढ़ सकते हो। लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है पेरेंट कंपनी। ठीक है। पेरेंट कंपनी मतलब जो मेन कंपनी है, जिस एक्चुअल में कंपनी थी, जैसे कि रिलायंस, उसकी छोटी छोटी यूनिट्स है, आपने या तो कोई दूसरी कंपनी को खरीद लिया, या फिर आपने एक दूसरी कंपनी खोल ली, अपने ही कंपनी की दूसरा पार्ट, उसे क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। सब्सिडरी कंपनी, तो सब्सिडरी कंपनी आप एक की पेरेंट कंपनी की या तो खरीदी हुई होती है, या उसने खुद बनाई हुई होती है। जैसे रिलायंस ने रिलायंस जियो, अब उसकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। ऐसे रिलायंस का पेट्रोल, ठीक है, रिलायंस का, रिलायंस फ्रेश, फलाना, जो भी कंपनी है रिलायंस की, वो सारी क्या बन जाएगी, सब्सिडी उसकी। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो बिग कंपनी एमएनसी क्या करती है, उसकी बहुत सारी सब्सिडी होती है, बिकॉज वो क्या करती है, अलग अलग कंपनीज को अलग अलग कंट्री में लोकेट करती है। ठीक है। और अब क्या होता है, कई बार ये दिक्कत आ जाती है कि प्राइस क्या डिसाइड करे, सब्सिडरी कंपनी का प्राइस क्या डिसाइड करा जाए कि भाई लॉस कम हो। मान लो कि इसकी एक सब्सिडरी ये है और दूसरी है। अब पेरेंट कंपनी चाहती है कि मुझे इन दोनों कंपनी से प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन वो ये भी चाहती है कि टैक्स कम से कम देना पड़े। मान लो कि सब्सिडरी कंपनी जो वन लोकेटेड है, जहां पर, जिस कंट्री में, वहां पर टैक्स का रेट बहुत हाई है, जहां पर दूसरी सब्सिडरी कंपनी है वहां पर उस कंट्री में टैक्स का रेट बहुत कम है। तो वो क्या करेगी,
एक ही सब्सिडरी से दूसरी कंपनी में माल को एक्सचेंज करेगी इस तरीके से प्राइस डिसाइड करके कि ये सब्सिडी वन की कंट्री की इनकम कम से कम हो, बिकॉज यहाँ पर टैक्स का रेट ज्यादा है। तो अगर इस सब्सिडी की इनकम ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। इस चक्कर में वो क्या करती है, प्राइस डिसाइड ऐसे करती है। तो देखो कैसे करेगी वो ये क्या करेगी, पेरेंट कंपनी ट्राइज टू मैक्सिमाइज इनकम इन कंट्री वेयर टैक्स रेट आर लो। जहां पर टैक्स रेट लो है तो दूसरी सब्सिडी की वो इनकम ज्यादा बढ़ाएगी, और वहां पर जहां पर टैक्स रेट हाई है उस कंट्री की सब्सिडी की इनकम घटा देगी, और उसे बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग करके। तो अगर सब्सिडी प्रॉफिट बढ़ाना है सब्सिडी कंपनी का, जहां पर हाई टैक्स नेशन है, वो क्या करेगा, इंटर सब्सिडी परचेजेस करेगा। कैसे इंटर सब्सिडी परचेज करेगा, ये हम समझने वाले, देखो ये हम समझने वाले आगे, आपको समझ में आएगा कैसे। देखो एक होता है पहला मेथड, समझो ट्रांसफर एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रांसफर एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ए कंपनी सब्सिडरी है, एक है बी। इसको 100 रुपए का माल बचा है, इसको 100 रुपए का माल पड़ा। अब 100 रुपए का ही माल इसने आगे क्या करा, बेच दिया बी को, ठीक है। और बी ने इससे खरीद लिया 100 रुपए का। अब मुझे एक चीज बताओ, इसने क्या करा, कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू पे बेच दिया। ए ने क्या करा, 100 रुपए का सामान बेच दिया कॉस्ट वैल्यू पे, प्रॉफिट नहीं कमाया। तो लॉस किसका हुआ, मुझे एक चीज बताओ, ए कंपनी को लॉस हो गया ना। तो इसको लॉस हुआ, लेकिन एक्चुअल में लॉस इससे करवाया गया है पेरेंट कंपनी ने। क्यों, क्योंकि यहां पर टैक्स का रेट ज्यादा होगा। तो इसकी इनकम घटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही कॉस्ट को भी सामान बेच देते हैं कॉस्ट वैल्यू पे, और इसकी इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि इसको माल सस्ता पड़ा है, तो इसकी इनकम बढ़ जाएगी, बिकॉज ये जो कंट्री में ऑपरेट कर रही होगी वहां पर टैक्स का रेट कम होगा। तो समझ आ गया पहला मेथड, कि इससे क्या होता है कि एक सब्सिडी कंपनी की इनकम बढ़ जाती है और एक की घट जाती है। और घटेगी कौन सी कंट्री की घटाना चाहोगे आप, जहां पर टैक्स का रेट ज्यादा है। ऐसा ही एक होता है मेथड ट्रांसफर एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी कि अब आपने एक कंपनी ने क्या करा, 100 रुपए का सामान 100 का नहीं बेचा, 150 का बेचा। अब इससे बी को नुकसान होगा, इसका मतलब बी उस कंट्री में ऑपरेट कर रहा होगा जहां पर टैक्स का रेट ज्यादा है, तो यहाँ पर लॉस बी को होगा, लेकिन इसको इनकम ज्यादा हो जाएगी। तो ये उल्टा हो गया। एक होता है ट्रांसफर एंड मार्केट प्राइस। ये कब होता है मार्केट प्राइस में ट्रांसफर, यहां पर क्या होता है कि ना तो आप ओवर प्राइस कर रहे हो। पहले दो मेथड क्या था कि आप जानबूझ के कम में बेच रहे, ज्यादा के बेच रहे थे। अब आपने क्या करा कि जो मार्केट प्राइस चला उसमें बेचते हो। तो यहाँ पर ना तो नो या तो ना तो यहाँ पर इनकम ज्यादा होती है, ना किसी को लॉस होता है, कोई सब्सिडी में कोई इनकम लॉस नहीं होता, क्योंकि आपने जो मार्केट पे प्राइस चला था उसे भी बेचा। तो ये सबसे बढ़िया मेथड होता है। दूसरा होता है ट्रांसफर आर्बिट्ररी प्राइस। आर्बिट्ररी प्राइस क्या होता है कि आप क्या करते हो, सब्सिडरी कंपनीज के बहुत सारे ऑफिसर्स को बुलाते हो, मीटिंग करवाते हो, और मीटिंग करके डिसाइड करते हो कि भाई कितने का प्राइस पे सामान बेचना चाहोगे। तो ये भी आपका इन्हीं दो मेथड में आ जाता है, आर्बिट्ररी प्राइस में ही आते हैं। आर्बिट्ररी प्राइस में आप डिसाइड करते हो कि भाई कितने का माल बेचना चाहोगे, सब्सिडरी कंपनी से खुद पूछते हो आप, ठीक है। तो ये सारे मेथड है ट्रांसफर प्राइसिंग के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अब लास्ट टॉपिक एक और समझते हैं, उसे बोलते हैं रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस और कुछ नहीं है बेसिकली, कि आप क्या चाहते हो कि जो आप मैन्युफैक्चर क्या करता है, सामान को होलसेलर से बिकवाता है, रिटेलर से बिकवाता है ना। तो वो क्या चाहे, वो चाहता है कि भाई रीसेल किस प्राइस पे करा जाए। तो आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चर क्या करता है, एमआरपी डिसाइड कर देता है। इसलिए एमआरपी डिसाइड करना बहुत जरूरी है, जिससे रिटेलर इस मैक्सिमम प्राइस से ज्यादा ना बेच पाए, ठीक है। तो इसे रीसेल प्राइस मेंटेनेंस बोलते हैं, और ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन आपको देखो एक चीज हो रहा है कि कई बार क्या होता है, एग्रीमेंट कर लेते हो आप मैन्युफैक्चर होलसेलर का, कि भाई आप जो मैंने प्राइस डिसाइड करा है इससे ज्यादा का ना बेच देना, ना इससे कम का बेचना। तो नॉट बिलो और इवन अबव द प्राइस, जो मैन्युफैक्चरर ने अगर एग्रीमेंट कर दिया किसी होलसेलर रिटेलर के साथ कि इससे ज्यादा का नहीं बेचना, इससे महंगा का, इससे कम का नहीं बेचना, तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सही बिकता है। क्योंकि अगर आप मान लो कि आपने 100 का सामान बेचा, आगे वो बिक रहा है, होलसेलर आगे अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में 200 का बेची जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपने कहा कि फिक्स ट्राई कर दिया कि भाई 150 से ऊपर किसी को नहीं माल बेचना, एमआरपी कर दिया। लेकिन वो तो ये एमआरपी होती है, एमआरपी कंपलसरी है प्रिंट करना, ठीक है। इससे ऊपर मैन्युफैक्चर, इससे ऊपर ज्यादा नहीं होता। हाँ, मिनिमम रीसेल प्राइस फिक्स करना
इलीगल है, वो कह रहा है। यानी कि रीसेल प्राइस तो होलसेलर रिटेलर कुछ भी कर सकता है, एमआरपी डिसाइड करना जरूरी है, लेकिन रीसेल प्राइस मैक्सिमम या मिनिमम ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मिनिमम रीसेल प्राइस कुछ नहीं होता, मैक्सिमम होता है, ये चीज है। उम्मीद करता हूँ ज्यादा समझ आओगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।